तो कंटिन्यू करते हैं, 437 सेक्शन पढ़ रहे थे, उसका सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। सब सेक्शन 2 सिंपल बात बोलता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस समझ के ट्राई या इंक्वायर या इन्वेस्टिगेट किया और बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो दिस पर्सन हैज़ रादर कमिटेड अ बेलेबल ऑफेंस, राइट। तो क्या कर सकते हैं फिर उस केस में? तो या तो उसको श्योरिटी पे छोड़ दो या तो बिना श्योरिटी के रिलीज़ कर दो। So, subsection 2 is saying that if it appears to such officer or court at any stage of investigation, inquiry or trial, है ना, इन्वेस्टिगेशन तो सिर्फ पुलिस करती है, इसलिए ऑफिसर का वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स 437 पुलिस ऑफिसर और उसके बात करता है या मैजिस्ट्रियल कोर्ट की बात करता है। तो बोल रहा है कि दैट it appears to officer or court that there are not reasonable grounds for believing that accused has committed a non-bailable offence, but that there are sufficient grounds for further inquiry into his guilt. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है कि अरे यार बताओ कोई ऑफेंस ही नहीं बनता, नहीं, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं बनता, बेलेबल ऑफेंस बनता है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज सम स्कोप फॉर इंक्वायरिंग इनटू हिज गिल्ट ऑल्सो। तो उस केस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू, अब जब कभी भी तुम लोगों को प्रोविजन पढ़ना हो ना, तो ऐसा जब दो कॉमा के बीच वाली लाइन को तुम अगर डिलीट कर दो, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल रीडिंग के लिए बता रही हूँ, इस लाइन को अगर तुम हटा दो तो क्या होगा, द अक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। लॉ तो यही बोलता है कि अक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, बट कैसे होगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 446A एंड पेंडिंग सच इंक्वायरी, है ना। मतलब 446 की कंडीशंस जो है 446A की वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। मतलब अगर तुमने बेल बॉन्ड की जो कंडीशंस हैं उसको तुमने वो फॉलो नहीं किया, उस कंडीशंस को तुमने पूरा नहीं किया, देन इट कैन बी कैंसल्ड, ठीक है। और एट द डिस्क्रिशन ऑफ सच कोर्ट और ऑफिसर ऑन एग्जीक्यूशन बाय हिम अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो बस कहने का सिंपल सा मतलब है कि तुम अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस समझ के ट्राई किया या इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी किया और बाद में लगा कि भाई बेलेबल ऑफेंस है, तो फिर डिपेंड करता है, या तो आप उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के विद या विदाउट श्योरिटीज़ वाला छोड़ दो, है ना, या तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन है। अगर मान लो छोड़ दिया और उसने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, देन 446 में उसका वो भी हो सकता है, फॉरफीचर भी हो सकता है, ठीक है। नाउ थर्ड इज टॉकिंग अबाउट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो थोड़े ग्रेव हैं, जैसे स्टेट के अगेंस्ट हो गया या बॉडी के अगेंस्ट हो गया या आपका क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस हो गया, है ना। कोई ऐसा ऑफेंस है जो 7 साल से ज़्यादा का है, या उसका अबेटमेंट या कॉन्स्पिरेसी भी हो गया, है ना, इनकोहेट ऑफेंसेस कहलाते हैं, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी। तो उन केसेस में ना थोड़ी कुछ एडिशनल कंडीशंस भी लगाई जाती हैं, देयर आर सर्टेन एडिशनल कंडीशंस। अब बाकी सारी कंडीशंस तो लगती हैं, आपने देखा है कि और कौन कौन सी, कि आप बाहर जाके मैनिपुलेट नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। इसमें इन्होंने और चीज़ें बोले हैं कि द कोर्ट शैल इम्पोज द कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है कि भाई जो भी कंडीशन बॉन्ड में है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा कि कोई वो बंदा उस सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे मान लो चोरी कर ली है, दिस इज़ अ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब जब तक ये बेल वाला मैटर चल रहा है ना, वो कोई दूसरा ऑफेंस नहीं कर सकता सेम नेचर का, कहीं वो नहीं कर सकता, ठीक है। एंड दैट सच पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन अक्वेंटेड विद फैक्ट्स। मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकता लोगों को या एविडेंस से टैम्पर नहीं कर सकता। एंड मे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पुट सच कंडीशंस एज कंसिडर नेसेसरी। तो कोर्ट चाहे तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस, है ना, कि बच्चा क्या 20 साल का है, 21 साल का है, किसके साथ रहता है, कहीं जाना था उसका, तो उन कंडीशन में अगर कोर्ट को लगता है तो कुछ एडिशनल कंडीशंस भी वो लगा सकता है, ठीक है। सबसेक्शन 4 बोलता है कि एनी ऑफिसर और कोर्ट शैल रिकॉर्ड रीजंस फॉर ग्रांटिंग, एज सिंपल एज दैट, है ना, कि जो भी है वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए भाई, स्पीकिंग रीज़न होना चाहिए, जो भी है उसका लिखित में स्पेशल रीजंस आप करो। इफ़ यू आर ग्रांटिंग बेल यू हैव टू राइट रीजंस फॉर इट, एज सिंपल एज दैट। सबसेक्शन 5 इज टॉकिंग अबाउट कैंसिलेशन ऑफ बेल। वो बोल रहा है कि भाई जो बेल ग्रांट हुई है ना सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, और क्योंकि सबसेक्शन 2 में तो पुलिस ऑफिसर भी बेल ग्रांट कर सकता है, तो जो भी बेल ग्रांट हुई है वो कैंसिल भी
हो सकती है। और वो कैंसिल कौन करेगा? कैंसिल हमेशा मैजिस्ट्रेट करेगा, हमेशा याद रखना। कैंसिलेशन ऑफ बेल विल ऑलवेज बी डन बाय अ मैजिस्ट्रेट। सो डज नॉट मैटर वेदर द बेल वॉज ग्रांटेड बाय अ कोर्ट और अ पुलिस ऑफिसर, द कैंसिलेशन विल ऑलवेज बी डन बाय अ मैजिस्ट्रेट। भाई क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास ही पावर है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है। तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगे पढ़ने में प्रोविजन, क्योंकि इसमें लिखा है एनी कोर्ट विच हैज़ रिलीज्ड अ पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 मे इफ कंसिडर it necessary to do so direct that such person be arrested and commit to him to custody। तो ऐसा लग रहा है कि भाई एनी कोर्ट ही सिर्फ बेल दे सकता है। नो, इट इज़ टॉकिंग, इस वाली लाइन को अगर तुम छोड़ दो कॉमा वाली, तो एनी कोर्ट विच हैज़ रिलीज्ड अ पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 direct that such person be arrested and commit to him custody, and any person who is granted bail under subsection 2, मतलब पुलिस ऑफिसर ने भी अगर ग्रांट किया तो भी उसको कैंसिलेशन हमेशा मैजिस्ट्रेट ही करेगा। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। सबसेक्शन 6 इज सिमिलर टू डिफॉल्ट बेल। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए किसी भी ट्रायल के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, है ना। ट्रायल का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? चार्ज फ्रेमिंग, है कि नहीं? तभी तो आपका ट्रायल स्टेज आपका डिफरेंट होता है उससे, इंक्वायरी से। चार्ज फ्रेमिंग हुआ, है ना। फिर प्रोसिक्यूशन का केस सुनेंगे। फिर मान लो प्ली ऑफ गिल्ट हुआ, है ना। बाय द वे, प्ली ऑफ गिल्ट और कन्फेशन में क्या अंतर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये दो सेम कंसेप्ट नहीं होते हैं, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। और ये आता है प्ली ऑफ गिल्ट और कन्फेशन में क्या अंतर है। फिर अगर नहीं आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगी। फिर ऐसे करते करते होता है, फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस एविडेंस आता है, फिर डिफेंस एविडेंस आता है, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और फिर जाके अक्विटल या कन्विक्शन होता है। बट यहाँ पर हो सकता है कि जजमेंट रिजर्व कर दे और फिर अगले दिन जजमेंट सुनाया जाए। तो ये कह रहा है कि मान लो भाई ये चला जा रहा है, ठीक है, मतलब कि ट्रायल ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस चला जा रहा है और ट्रायल कंप्लीट ही नहीं हुआ, 60 दिन हो गए और बंदा अभी भी कस्टडी में है। ऑल दिस वाइल दिस पुअर अक्यूज्ड इज इन कस्टडी। तो फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग से लेकर 60वें दिन तक, अगर वो 60 दिन हो गए वो कस्टडी में है, तो उसको बेल देने का पूरा राइट, मिलने का पूरा राइट है। हाँ, बट ये कंडीशनल राइट, अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो अपने रिकॉर्डेड रीजंस के कारण उसको बेल ग्रांट नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या लिखा है? इफ एनी केस ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट, सो इट हैज़ टू बी अ केस ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट, माइंड यू, है ना। कॉग्निजेंस लेना और ट्रायबिलिटी अलग अलग है। तो द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट कंक्लूडेड विद इन 60 days फ्रॉम द फर्स्ट डेट fixed for taking evidence in case, such person shall, if he is in custody during the whole of that said period, whole of that said period मतलब क्या है? From the first hearing, ठीक है, to the last date, 60 days. The whole of such period be released on bail to the satisfaction of the magistrate, unless for reasons to be recorded in writing the magistrate otherwise direct. That is always a choice. Okay, so this is section 437 complete. अच्छा, इसका by the way एक और सबसेक्शन है, वो तो मैं भूल ही गई थी। सबसेक्शन बोलता है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि बड़ी सारी चीज़ें होंगी कि जजमेंट रिजर्व हो गया होगा, तो मान लो ट्रायल भी हो गया, एविडेंसेस भी कंप्लीट हो गए, ठीक है, केस क्लोज हो गया, अब जजमेंट रिजर्व्ड है, जजमेंट रिजर्व्ड है। अब क्या हुआ? कोर्ट का व्यू बन गया है भाई, हमको तो इसको एक्विट करना है, तो उस केस में अक्यूज्ड को इनको रिलीज करना ही पड़ेगा अपनी अगर वो बंदा कस्टडी में है तो उसको बॉन्ड भरवा के आप कस्टडी से छोड़ो और उसको बोल देना कि भाई जब जजमेंट होगा तब आ जाना। ठीक है, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। जब ट्रायल कंक्लूड हो गया, बस जजमेंट रिजर्व हुआ है, जैसे जजमेंट सुनाना बाकी है, जज ने अपना माइंड बना लिया तो भाई उसको छोड़ दो बेल पे।